नमस्ते। भारत में 5 करोड़ से भी ज़्यादा यूनिक यूज़र्स हैं जो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं। और जो ऑनलाइन या रिटेल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो एक नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पे जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी इन ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी टाइम से उसका तूल पकड़ रहा है। तो इन्होंने स्मार्टली इस प्रोडक्ट को इस तरह से नेम किया है नो कॉस्ट ईएमआई कि कंज्यूमर जब खरीदने जाता है, कोई बड़ा आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदने जा रहे हो या कोई डिजिटल डिवाइस खरीदने जा रहे हो, तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई का प्रोडक्ट बताया जाता है कि आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। आपको पूरा पेमेंट अभी देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ईएमआई में पेमेंट कर सकते हो। तो कोई भी कंज्यूमर जब प्रोडक्ट खरीदने जाता है और नो कॉस्ट ईएमआई प्रोडक्ट ऑप्ट करता है, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि पूरा पेमेंट एक साथ देने की जगह मुझे एक फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन मिल रहा है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, जिस तरह का आपका ड्यूरेशन है जिसके लिए नो कॉस्ट ईएमआई एप्लीकेबल है, आपको उतने इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना है, बस आपको उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो मेरी भी यही धारणा थी कि मान लो कोई 60,000 का प्रोडक्ट लिया और अगर नो कॉस्ट ईएमआई 6 महीने के लिए मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि हाँ, मतलब 60,000 का प्रोडक्ट है और 6 महीने में पे करना है, मुझे हर महीने 10-10 हज़ार रुपये पे करना है। तो उस हिसाब से एक साथ 60,000 देने की जगह मैं हर हफ्ते, हर महीने 10-10 हज़ार दे के 6 महीने में 60,000 रुपया दूंगा। लेकिन जब मैंने इसमें डीप डिग डाउन किया तो पता चला कि ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है, ये एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए है। बैंक्स के लिए बोल सकते हैं कि उनके लिए नो कॉस्ट है, या फिर जो जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो या सर्विस खरीदते हो उनके लिए हो सकता है कि वो बोले कि हम लोग कोई कॉस्ट नहीं लेते। लेकिन एज एन एंड कंज्यूमर मेरे लिए वो चीज़ नो कॉस्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे कौन से चार्जेस हैं जिनके बारे में जनरली कोई भी बैंक या जो कोई भी आप जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदते हो वो एक्सप्लिसिटली आपको नहीं बताता है। तो आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप 60,000 रुपये की चीज़ 6 महीने के नो कॉस्ट ईएमआई में खरीद रहे हो, तो आपको 60,000 नहीं, उससे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इन फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो जो सबसे पहला चार्ज लगता है वो है प्रोसेसिंग चार्ज। तो कभी भी किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप नो कॉस्ट ईएमआई अवेल करते हो तो उसके ऊपर जनरली एक प्रोसेसिंग चार्ज लगता ही है। तो कितना अमाउंट होगा वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच का मैंने प्रोसेसिंग चार्ज देखा है। हो सकता है कहीं कहीं केसेस में उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन वो जो प्रोसेसिंग चार्ज डिस्क्लोज किया जाता है उसके ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगता है। तो मान लो अगर कोई बैंक आपसे 200 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लेती है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी यानी कि 36 रुपया, आपको 236 रुपया तो प्रोसेसिंग चार्ज में ही देना होगा। तो आप जिस बैंक के कार्ड का आप नो कॉस्ट ईएमआई अवेल कर रहे हो उस पर एक्सप्लिसिटली पता कर लो कि कितना प्रोसेसिंग चार्ज लगना है और उसके ऊपर 18% जीएसटी जोड़ लो, क्योंकि वो पेमेंट, वो अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा एज प्रोसेसिंग चार्ज। दूसरा जो आपको चार्ज लग सकता है वो है प्री क्लोजर चार्जेस। मान लो आपने 1 साल के नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट ले ली, लेकिन हर महीने उतने पेमेंट देने से आपको टेंशन आ रहा है कि यार इतना हर महीने 1 साल तक मुझे भरना पड़ेगा, मेरे पास कोई बोनस अमाउंट आया है या कोई कैश का इन्फ्लो हुआ है, तो मैं बाकी का सारा अमाउंट पे करके लोन को या ईएमआई को क्लोज कर देता हूँ। तो याद रखिएगा कि काफ़ी सारे केसेस में अगर आप जो आपका पेंडिंग ईएमआई अमाउंट है वो एक साथ देना चाहते हो तो आपके ऊपर प्री क्लोजर चार्जेस भी लगता है। और वो कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। काफ़ी सारे बैंक्स 2%, 3%, जितना भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट अमाउंट है, मान लो 1 लाख रुपया पेंडिंग है, तो अगर 3% प्री क्लोजर चार्जेस लग रहे हैं मतलब 3,000 रुपये
बैंक आप पे प्री क्लोजर चार्जेस लगाएंगे, और अगेन उसके ऊपर भी, बिकॉज इट इज़ अ चार्ज, इट इज़ अ सर्विस, उसके ऊपर भी 18% GST ओवर एंड अबव आपको देना पड़ेगा। तो ये दो बड़े चार्जेस हो गए जिसके बारे में आपको बताया नहीं जाता। तीसरी चीज़, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो जनरली क्या होगा कि सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर 60,000 का आपने प्रोडक्ट लिया है, तो जब स्वाइप होगा तो आपको लिख के आएगा कि 56,000 आपके बैंक में से कटे हैं, और बाकी 4,000 रुपये आपका इंटरेस्ट लगेगा अगले 6 महीने तक। वो EMI के फॉर्म में आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट एज वेल एज इंटरेस्ट रीपेमेंट उसके साथ लगेगा। लेकिन जो उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उसके ऊपर भी 18% GST लगेगा, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट खोल के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट अमाउंट, और एक अलग से रो बनी होगी GST ऑन दैट इंटरेस्ट अमाउंट। मैं आपको डिटेल में एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कितना हमारा GST चार्ज जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन GST अमाउंट। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ। ये मैकबुक प्रो ख़रीदा गया था अप्रैल मार्च के महीने में, और आप अगर देखोगे तो इसका जो फाइनल अमाउंट बनता है इस लैपटॉप का वो 1,72,726 रुपीज़ बन रहा था। तो जो एप्पल के पर्सपेक्टिव से उसका इन्वॉइस बना है वो 146 का बना, उसके ऊपर वो दोनों तरह की GST स्टेट और सेंट्रल वो मिला के 172 का अमाउंट बना। अब अगर आप नीचे जाके देखोगे तो जो पेमेंट अमाउंट निकल के आया वो 155 का निकल के आया, बिकॉज मैंने नो कॉस्ट EMI को अवेल किया था, तो इसकी वजह से 155 का पेमेंट अमाउंट हुआ, और ये 24 मंथ्स का नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मैंने अवेल किया था। तो इसलिए जो ट्रांजैक्शन हुआ मेरे कार्ड पे वो 155 का हुआ, और इंटरेस्ट बन के 172, विच इज़ इक्वल टू वॉट जो हमें दिखाया जाता है, उतना अमाउंट हमें बताया जाता है, उतना ये अमाउंट सेम मैच हो रहा है। अभी मैं आपको वर्किंग शीट के साथ दिखाता हूँ कि जब मैंने ये ट्रांजैक्शन किया उसके बाद बैंक से मुझे क्या स्टेटमेंट आया, और कितना EMI निकल के आया, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल अमाउंट निकला, और कितना उसके ऊपर एडिशनल चार्जेस मुझे देने पड़े। तो ये मेरा वर्किंग शीट है। तो सबसे लास्ट कॉलम में देखोगे तो ये ट्रांजैक्शन डेट था, 17 मार्च को मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था। फर्स्ट कॉलम में देखोगे तो ये अकाउंट नंबर है, इसको इग्नोर करो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 24 महीने के EMI को मैंने ऑप्ट किया, तो इसलिए आपको 24 एंट्री देख रही है, और कब कब मुझे पेमेंट देना होगा। तो हर महीने का 17 तारीख को मुझे 24 बार ये पेमेंट देनी होगी। ये मेरा EMI अमाउंट है 7,597.92। इस कॉलम में आपको दिख रहा है कि कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट होगा इतने इस EMI में से, और कितना मेरा इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे वैसे वैसे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट अमाउंट घटते जाएगा। तो अगर मैं इसको टोटल करूं, जो कि नो कॉस्ट EMI के हिसाब से हमारा अंडर परसेप्शन रहता है कि ये 1,72,000 ही होना चाहिए, तो इसको अगर मैं टोटल करूं तो अमाउंट निकल के आ रहा है 1,82,350 रुपीज़। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमारा परसेप्शन होता है वैसे हमारा पेमेंट नहीं होता, हमारा पेमेंट उससे ज़्यादा होता है। तो इस वाले वैल्यू में मैंने कैलकुलेट किया है कि कितना मेरा एडिशनल GST चार्जेस लगे हैं, 4,891 रुपीज़। तो और इसके साथ अगर मैं प्रोसेसिंग चार्ज और उस पर लगे GST को भी जोड़ लूँ, 200 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज था और 36 रुपया GST, सो टोटल मिला के मुझे 5,200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े ओवर एंड अबव 1,72,000 रुपीज़, जो हमें दिखता है ख़रीदते वक्त।
हमें ख़रीदते वक्त हमें लगता है कि हम लोग 1,72,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, उसी को हमको 24 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करके पे करना है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। मुझे 1,72,000 की जगह पे तकरीबन 1,78,000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल GST 18% GST दैट गेट्स अप्लाइड ऑन द एवरी इंटरेस्ट पेमेंट जो हम लोग करते हैं। देखिए जनरली होता क्या है कि जो भी कंज्यूमर है वो जनरली एक क्रेडिट कार्ड नहीं रखता। मेजॉरिटी लोगों के पास मैं देखता हूँ 3 कार्ड्स 4 कार्ड्स ऐसे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। और ऑब्वियसली हम सब अपने लाइफ में बिजी हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो अपना हर महीने का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट खोल के चेक करते हैं कि कौन से चार्जेस लगे हैं, क्या चार्जेस लगे हैं वगैरह। मेजॉरिटी लोग क्या होते हैं कि वो समराइज फॉर्म में आ जाता है कि इस कार्ड का आपको इतना अमाउंट ड्यू बनता है, इस ड्यू डेट तक भरना है। तो मेजॉरिटी लोग के पास टाइम नहीं होता कि वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट खोलेंगे, देखेंगे क्या क्या चार्जेस अप्लाई हुए हैं क्या नहीं। और ऐसा होता है कि जनरली आप एक कार्ड पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस महीने में कर चुके होते हो, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं याद होता कि इस कार्ड पे मैंने कितने ट्रांजैक्शन किए थे। तो वो बहुत सारे लोग क्या होता है जितना ड्यू अमाउंट लिख के आता है उतना वो भर देते हैं। उनको ये सारे प्रोसेसिंग चार्जेस, ये इंटरेस्ट के ऊपर GST जो लग रहा है, उन सब के ऊपर नज़र भी नहीं जाती। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एज एन एंड कंज्यूमर आपके लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट ख़रीदने जा रहे हो, जो आपको नो कॉस्ट EMI के फॉर्म में बेचा जा रहा है, वो एक्चुअली में नो कॉस्ट नहीं है। उसके ऊपर आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। भले ही वो चार्जेस रिलेटिवली कम है, अगर मैं सारा पेमेंट एक साथ भर दूँ, उसकी जगह वो पेमेंट वो अमाउंट मैं बैंक में FD में चढ़ा दूँ और हर महीने EMI देते रहूँ, तो जनरली नो कॉस्ट EMI में थोड़ा सा आपको फ़ायदा ही होता है, लेकिन इतना भी फ़ायदा नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑल दिस चार्जेस। तो इसलिए आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।